Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners. Welcome to the Chase Academy and I welcome you to English grade 9. Students, today we are going to talk about reading competency, reading and critical thinking as per our curriculum. Now this competency, इसमें जो SLOs हैं वो सारे आपकी comprehension से यानी आपकी understanding से related हैं, चाहे आप कुछ भी लिखा हुआ पढ़ें, वो fiction हो या non-fiction हो, हमने उसको summarize करना है या questions को answer करना है, वो सारी चीज़ें आपकी comprehension में आ जाती हैं. And today we will talk about poetry. हमारा SLO है, आज हमारे पास दो SLOs हैं. First one is read, view and analyze. These are the three main verbs over here. Read, view and analyze. मतलब हम पहले पढ़ेंगे, ज़्यादा जितना हो सके उस टेक्स्ट को देखेंगे और फिर एनालाइज करेंगे उसकी एलिमेंट्स पे, उसकी बनावट पे और अपना एनालिसिस उस पे देंगे. A variety of reading grade appropriate and high interest books and texts from print and non-print sources. अच्छा, ये एक जेनेरिक हमारा SLO का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको इनकरेज किया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें. रीडिंग एज अप्रोप्रिएट एंड ग्रेड अप्रोप्रिएट हाई इंटरेस्ट बुक्स. तो किताब में भी उसी के मुताबिक आपके एज, आपके इंटेलेक्ट, आपके ग्रेड के मुताबिक जो पोइट्री या जो भी रीडिंग सिलेक्शन है वो इनकॉर्पोरेट की जाती हैं. नाउ at this level in grade 9th, you are supposed to understand what is number A, poetry. Now poetry can be of different types. It can be free verse, narrative and rhythmic. इस SLO में यहाँ पे पोइट्री की 3 टाइप्स मेंशन हैं जिनको हमने पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पोम नैरेटिव है, रिदमिक है या फ्री वर्स है. समझ आ गया हमको SLO? Are we done? Are we clear? All right. Now, इन 3 टाइप्स को आपने याद रखना है पोइट्री की. फ्री वर्स पोम्स और फ्री वर्स पोइट्री, नैरेटिव पोम और नैरेटिव पोइट्री और रिदमिक पोम या रिदमिक पोइट्री आप कह सकते हैं. This SLO is very generic. It asks you to make recommendations and develop an interest in fiction and poetry. इस SLO का मकसद है कि आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश 9 इनकरेज किया जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड आउट करें, फिक्शन पढ़ें, पोइट्री पढ़ें, एक दूसरे को रिकमेंड कर सकें. तो ये एक SLO इनकरेजमेंट के लिए और रीइंफोर्समेंट के लिए है. एंड आई एडेड इट हियर बिकॉज इट इज गोइंग विद फिक्शन एंड पोइट्री. सो दिस इज स्ट्रेट अवे टेकन फ्रॉम द करिकुलम. लेकिन इसको हमने कैसे यूटिलाइज करना है इस SLO को कि हमने और इंस्ट्रक्टर्स ने, मैं इंस्ट्रक्टर से मुखातिब हूँ, कोऑर्डिनेटर्स, के स्टूडेंट्स को इंगेज करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें. रीड courses, read other books than the course books. Why? Because they will encourage you to actually learn more and then you can make recommendations. ज़्यादा पढ़ेंगे fiction या non-fiction, poetry, तो ज़्यादा जो है reading enhance होगी. Alright, there goes your vertical linkage of grade 8. Previously same SLO was there और पिछले grade में rhymes, sequence and haiku. These are also different kinds of poems जो कि पिछले grade में mention थी. और now, what is poetry? Yes, poetry को, poem को आप कैसे define करेंगे? Who is going to tell me that? जी, please raise your hands so that we can unmute you and you can participate in the lecture. Shabash, quickly. Okay, JTN. Excuse me, sir. जी. पोइट्री फिक्शनल और नॉन फिक्शनल होती है. पोइट्री में जो पोइट है वो मतलब जो भी अपने ख्यालात बता रहा होता है. तो Yes. नॉन Poetry is literature
सबसे पुराना फॉर्म है लिटरेचर का, अदब का, पोइट्री, जिसे हम उर्दू में शायरी कहते हैं। सबसे पुराना आर्ट फॉर्म है, सबसे पुराना लिटरेरी फॉर्म है पोइट्री। पोइट्री ऑलराइट में जो पोइट जी पोइट्री में जो पोइट होता है वो अपनी फीलिंग्स भी बताता है, जी इमोशंस बताता है पोइट। जी, वेरी गुड। एनी अदर स्टूडेंट? पोइट्री में रिदम होता है मोस्टली, हमारे पास एक राइम स्कीम होती है, मिले जुले अल्फाज होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिदम होता है पोइट्री में, और उसके अलावा फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, एक राइम स्कीम निकलती है उसकी। और पोइट्री जो है वो डिफरेंट, पोइट्री की लाइन को हम वर्स कहते हैं, और 3 4 या 5 वर्सेस मिला के एक स्टैंजा बन सकता है, और एक पोम में काफ़ी ज़्यादा स्टैंजाज हो सकते हैं। तो पोइट्री की ज़ुबान में हम लाइन को, सेंटेंस को जो होता है उसे हम वर्स कहते हैं, और डिफरेंट वर्सेस मिला के एक स्टैंजा बनाती हैं, और एक पोम में आपको 2 स्टैंजाज और 3 स्टैंजाज भी मिल सकते हैं। सो पोइट्री जो है वो जैसे इन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप उसको कैटेगराइज करें तो आप उसको फिक्शनल और नॉन फिक्शनल या रियलिस्टिक फिक्शन या क्रिएटिव नॉन फिक्शन में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑलराइट, डज इट ऑलवेज हैव अ राइम? क्या हमेशा पोम में राइम होना जरूरी है? फरहान गर्ल्स, यस, अनम्यूट कीजिएगा। जी, फरहान गर्ल्स। जी, डू यू थिंक देयर always needs to be a rhyme in poetry? जी, आवाज क्लियर नहीं है आपकी तरफ से। लेट्स मरियम अनम्यूट। अपना जवाब दे रही है ना, आपका नहीं दे। जी, द सेंट्रल फातिमा कैंपस। जी, अनम्यूट कीजिएगा। No, sir, it doesn't always contain a rhyme. Yes, because rhyming, yes, it's very important for poetry, but not every poem, every poetry has a rhyme. Some are having free verse or blank verse. So, poetry is a very good expression. उसमें emotions हैं, experience होता है राइटर का, पोएट का, उसमें कोई वाकया, कोई इवेंट, कोई नरेशन हो सकती है, कोई उसमें कहानी हो सकती है, ठीक है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपकी पोम में राइम हो, ऐसी पोम को हम फ्री वर्स पोम कहते हैं। पोइट्री इज लिटरेचर दैट इवोक्स अ कॉन्सेंट्रेटेड इमेजिनेटिव अवेयरनेस। अच्छा, ये एक डेफिनेशन है, just to let you know that what is poetry, or a specific emotional response through language chosen and arranged for its meaning, sound and rhythm. ऐसी ज़बान होती है फिगरेटिव लैंग्वेज, यानी फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर, personification, hyperbole, imagery, symbolism, ये सारी फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगरेटिव लैंग्वेज पोइट्री में इस्तेमाल होती है। उसमें एलिट्रेशन है, उसमें रेपिटिशन है, चीज़ें रिपीट होती हैं, लाइंस और वर्सेस कई दफ़ा रिपीट होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक पोम में आप पा सकते हैं। उसमें मीनिंग, साउंड एंड rhythm is not mandatory, but it is mostly used in poetry. All right, okay. So, forms of poetry or types of poems that we discuss over here in this SLO is number 1, rhythmic. ऐसी पोम जिसमें राइम हो, जिसमें मिलते जुलते अल्फाज से वर्स एंड होती है, जो उसकी रदीफ है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ऐसी पोम को रिदमिक पोम कहेंगे। सेकेंडली, वी हैव नैरेटिव। नैरेटिव का क्या मतलब है? कौन बताएगा नैरेटिव का मतलब? जी, किंग वे स्कूल, अनम्यूट कीजिएगा।
जी वालेकुम सलाम। जिसमें किसी पैराग्राफ को बताया जाता है महाकाव्य वगैरह को। इसमें नैरेटिव पोम में एक नरेशन है, मैंने आपको बताया था, एक स्टोरी की तरह कुछ इवेंट्स होंगे जो लिंक होंगे एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में। जिस तरह स्टोरी होती है, स्टोरी को हम नैरेटिव कहते हैं, और स्टोरी के प्रोसेस को हम नरेशन कहते हैं। तो नैरेटिव पोम में क्या होगा? नरेशन होगी, एक स्टोरी की तरह, पोम की शक्ल में एक स्टोरी होगी, हम उसे नैरेटिव पोम कहते हैं। एंड थर्डली ओवर हियर वी हैव फ्री वर्स। इसका मतलब है देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ गोइंग विद राइम और स्पेसिफिक पैटर्न। ये फ्री वर्स पोम है, इसमें राइमिंग वर्ड्स जरूरी नहीं है, और इसमें जो वर्स की जो लेंथ है वो भी जरूरी नहीं है। पहली वर्स काफी ज्यादा लेंथी हो सकती है, दूसरी वर्स कुछ वर्ड्स की हो सकती है। तो ऐसी पोम को हम क्या कहेंगे? फ्री वर्स पोम। ठीक है, रिदमिक, नैरेटिव एंड फ्री वर्स। आई होप दैट यू हैव नोटेड इट डाउन। Let's talk about rhythmic poetry. Rhythmic poetry or rhythm in poetry can be thought of as the beat or the flow of a poem. जिस पोम के अंदर एक बीट होती है, एक फ्लो होता है, जिसको आप गा भी सकते हैं क्योंकि उसके अंदर एक रिदम है, उसके अंदर एक म्यूजिकलिटी है, तो ऐसी पोम को हम रिदमिक पोम कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ बीट एंड रेपिटेशन। इसमें बीट होती है, जैसे आपको याद है बचपन की पोम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। इसमें एक बीट है, आप इस तरह डिवाइड कर सकते हैं, गिन सकते हैं। उसमें एक रिदम है, स्टार आर, उसके अंदर एक राइम स्कीम है, राइम पैटर्न आ रहा है, तो हम इसे रिदमिक पोम कहते हैं। उसमें एक फ्लो है जो आप बचपन में गा के पढ़ते थे, याद करते थे, बाबा ब्लैक शीप और इस तरह की पोम्स आप पढ़ते थे, तो उसमें एक रिदम होता है। इट इज मेड अप ऑफ बीट एंड रेपिटेशन, सो इट इज यूजुअली रेफर्स टू फीचर्स ऑफ साउंड। रिदमिक पोइट्री में किस चीज पे फोकस होगा? आवाज पे, साउंड पे, कि चीजें किस तरह बीट पे रिपीट हो रही हैं और किस तरह का साउंड बन रहा है एक तरतीब के साथ, एक फ्लो के साथ, एंड दैट्स हाउ यू रिकॉग्नाइज। नाउ it is created by stressed and unstressed syllables in a line or a verse. जब हम एक वर्ड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि वर्ड सिलेबल्स में डिवाइड होते हैं। कौन बताएगा सिलेबल क्या होता है? जी, लिटिल स्टार्स, लिटिल स्टार्स, यस। जो एक लफ्ज के पार्ट्स होते हैं, मतलब कि उसे Yes. आसानी से अदा Oh. किया जा सके, उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह कर Yes. सके। According to the sound, a word is divided into different sounds. लफ्जों को तोड़ तोड़ Which कर make- लिखना। Yes, exactly. तो हम लफ्जों को जब तोड़ते हैं, हम देखते हैं कोई एक हिस्से पे ज्यादा हम स्ट्रेस देते हैं और किसी हिस्से पे हम स्ट्रेस या जोर नहीं देते, हम उसे प्रोमिनेंट नहीं करते। तो रिदमिक पोएट्री को पढ़ने का तरीका ही ये है कि आप उसके अंदर एक स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल का ख्याल रखते हैं। तो ये चीजें हैं, फ्लो होता है, उसमें साउंड का ख्याल रखा जाता है, सिलेबल्स का डिवीजन का ख्याल रखा जाता है, और उसमें साउंड की और बीट की रेपिटेशन होती है। ये इंडिकेशंस हैं एक रिदमिक पोएट्री की, आप इसे नोट डाउन कर लें। देयर विल बी साउंड, specifically beat, division of syllables, stressed and unstressed, and there will be rhyming words. All right, are we clear? Do we have any question till now? Yes, Kingway group of school, they have raised their hand. Ji. All right. Let's look at this example on the screen. Sorrow like a ceaseless rain beats upon my heart. People twist and scream in pain. Dawn will find them still again. This has neither wax nor wane, neither stop nor start. Do you think this is having a beat and a rhythm? Ji. Please raise your hand.
आप मुझे राइम स्कीम बताएं इसकी. द JTN, yes. What about other institutes? आप भी थोड़ा एक्टिव हों. Raise your hands, unmute yourself ताकि आपकी participation हो सके. सर जी. रेन, Rain, pain, देखें. रेन अगेन और रेन. They are rhyming. Start and heart. तो एक राइम है, हम इसे A कह देंगे, इसको B कहेंगे. जो सिमिलर है हम उसे अल्फाबेटिकली A से स्टार्ट करते हैं. जो सिमिलर साउंड्स हैं हम उनको एक जैसे वर्ड से मार्क कर देते हैं. सो A B A A A B. दिस इज द राइम स्कीम दैट वी फाउंड आउट. तो इसमें राइम स्कीम है, एक रिदम है, आप इसको गा भी सकते हैं, इसके अंदर म्यूजिकलिटी है, एक बीट है, तो और राइमिंग वर्ड्स हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ rhythmic poetry. Look at over here. First I saw the white bear, then I saw the black. Then I saw the camel with a hump upon his back. Then I saw the grey wolf with mutton in his maw. Then I saw the wombat waddle in the straw. Then I saw the elephant a waving of his trunk. Then I saw the monkey's mercy, how unpleasantly they smelled. Do you think this is a rhythm? This is having rhythm? Yes. And you can sing it, and you can sing it in a very fun way. So, yes, the Renaissance. The Renaissance. Black, back, जी, black, back, Sir, maw, black or straw. back? ये end rhymes जो हैं आप देखें, they are straw, matching. Very good. Straw, trunk, smelled. Now, some of them are matching. Let's talk about free verse. Free verse में क्या होगा? On the contrary, opposite. There will be free verse is any form of poetry that does not rely on consistent patterns of rhyme and meter. उसमें कोई rhyme, कोई meter नहीं होगा. Free verse poetry doesn't have to rhyme at all. उसको rhyme करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती. As a result, free verse tends to follow the rhythm of natural speech. जिस तरह हम आम तौर पे आम जिंदगी में बात करते हैं, प्रोज की फॉर्म में हम बात करते हैं सेंटेंसेस की तरह, इसी तरह आपकी फ्री वर्स पोम भी होती है. सो इट्स लाइक नेचुरल स्पीच. नाउ देखें, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ फ्री वर्स पोम. I celebrate myself and sing myself, and what I assume you shall assume, for every atom belonging to me as good belongs to you. I loaf and invite my soul, I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass. आप देखें, कोई मीटर नहीं है, कोई राइम नहीं मिल रही आपको. इसके अलावा आप देखें कि वर्सेस की जो लेंथ है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही, डिफरेंट है. तो नेचुरल स्पीच की तरह है, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री वर्स. जी, समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन है किसी का? यस, द रेनेसां. सर समझ नहीं आई, रिपीट के बाद. देखें, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री वर्स. इसमें कोई राइम स्कीम नहीं मिलेगी आपको. क्या आपको इसमें कोई रिदम, कोई राइम स्कीम मिल रही है? द रेनेसां, क्या आपको नजर आ रहे हैं राइमिंग वर्ड्स? यस सर, नजर आ रहा है. जी बताएं, कौन से No, राइमिंग sir. वर्ड्स हैं? नो सर, इसमें कोई राइमिंग वर्ड नहीं है. जी, कोई राइमिंग वर्ड नहीं है. देखें, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये एक ही वर्ड्स है. एंड वॉट आई अस्यूम यू शैल अस्यूम, दे आर नॉट मैचिंग. यू, सोल, ग्रास, we don't have any kind of rhythmic pattern or such kind of flow in that. Here is another example, Ballad of the Harp Weaver by Edna St. Vincent Millay. So this is all of that starting from the left. This is a poem. Son, said my mother, when I was knee high, you've need of clothes to cover you, and not a rag have I. There's nothing in the house to make a boy breeches, nor shears to cut a cloth with, nor thread to take stitches. क्या आप इसमें एक फ्लो देख पा रहे हैं?
Is there a flow? Is there a pattern? Yes. Kingway Group, Kingway School. तो जी हमें कोई टॉपिक दे दे जिस पे हम अभी क्लास में पोइम बना सके। आप अपनी डेली रूटीन पे बना सकते हैं, अपने किसी भी एक्सपीरियंस पे आप पोम बना सकते हैं। आप नेचर पे लिखें, ठीक है? नेचर पे, अपनी ऑब्जर्वेशन पे आप पोम अगर लिखना चाहते हैं तो दैट्स अ वेरी गुड art form. It's a very good activity. You can do that. All right. Now, the narrative poem, this is the last one. Narrative poem is a form of poetry that is used to tell a story, because इसमें narrative है, इसमें एक story है. The poet combines elements of storytelling. इसका मतलब है अब क्या होगा कि स्टोरी टेलिंग के जो एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, प्लॉट, थीम, सेटिंग वगैरह, वो चीजें अब पोइट्री में शामिल हो जाएंगी, तो वो क्या बनेगा? नैरेटिव पोम बन जाएगी। यानी क्योंकि उसमें स्टोरी है तो हमें स्टोरी एलिमेंट्स भी इसी पोइट्री के अंदर मिल जाएंगे। उसमें आपको प्लॉट मिलेगा, सेटिंग, कैरेक्टर्स विद एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री सच एज फॉर्म, मीटर, राइम एंड पोइटिक डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच यानी फिगरेटिव लैंग्वेज, यानी पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग कंबाइंड एंड यू हैव योर नैरेटिव पोइट्री। Here is an example. Whittled down by ice, I hear the bone dies. अगर आप इसे पूरा पढ़ें तो this is like a story. Alright? अच्छा. You have a worksheet where you have to practice the poetry rhythm. क्या करना है आपने? कि जिस तरह पहली एग्जाम्पल में this twinkle twinkle little star की ये जो पोम आ रही है, इसमें जो स्ट्रेस्ड वाले वर्ड्स हैं जिनको वाकई हमने पढ़ना है, क्योंकि हम पोइट्री सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हमने उसे वी हैव टू रीड इट अलाउड, हमने उसे पढ़ के सुनाना भी है, तो हमने उसको एक रिदम के अंदर पढ़ना है। एंड यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी एंड देयर इज अनदर वन एज वेल. You are supposed to mention that how the sound is repeating itself, कि sound किस तरह repeat हो रही है और कौन सा word, कौन सा syllable stressed है, आप उसे highlight कर देंगे, आप उसे capitalize कर देंगे, तो it will be clear कि आपको rhythm की समझ आ गई है। तो to summarize, we learned about poetry, we learned about the different forms, different types, rhythmic, narrative and free verse. Now all you have to do is practice, read as much as you can, identify, and you will be and you will achieve your SLO just like that. So this is all about today's lecture, dear learners. See you in the next lesson with another SLO of reading competency. Till then, Allah Hafiz.